इन्फ्लेशन हेडिंग आपकी होनी चाहिए। इन्फ्लेशन को बोलते हैं भाई मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति देखो भाई, जब इन्फ्लेशन होती है ना, मुद्रास्फीति होती है, ये क्या होती है? जब मार्केट में वस्तुओं की कीमत बढ़ती चली जाए, वस्तुओं की कीमत बढ़ती चली जाए, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन कहलाती है। व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट increases in rapid form or in unmannered way, then it is called inflation। तब वो जो अवस्था है वो इन्फ्लेशन कहलाती है। एक तरीके से जो इन्फ्लेशन होते हैं, इसके हम आसान शब्द दे सकते हैं महंगाई। ठीक है, चलो चीजें महंगी हो चुकी हैं, तो थिंग्स गॉट मोर कॉस्टली एंड दिस इज कॉल्ड महंगाई या मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए अब माहौल को समझो। बताता हूँ कि मेरे भाई ये जो इन्फ्लेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दो प्रकार से जनरेट हो सकती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप बाय व्हिच इन्फ्लेशन कैन बी जनरेटेड। दो तरीके हैं जिसके थ्रू जो इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर बन सकती है। पहला तरीका यह है मांग जनित मुद्रास्फीति। यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग जनित मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल यानी मुद्रास्फीति के कारण बता रहा हूं कारण। व्हाट आर द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन? पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है आपका फैक्टर कॉस्ट पुल। जैसे डिमांड पुल है वैसे वो फैक्टर कॉस्ट पुल कहलाता है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पुल। हिंदी वाले जो छात्र हैं सर फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलेंगे जी? है जी, इसको तो चलो आपने बता दिया, मांग जनित हो गया, लेकिन फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलेंगे? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बोलते हैं। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति यानी मार्केट के अंदर महंगाई आई है। कल जो टमाटर आप खरीदते थे 10 रुपए का, आज वो 60 रुपए का हो गया, या कल जो टमाटर आप 60 रुपए का खरीदते थे आज वो 120 का हो गया। तो इस तरीके से आखिरकार मुद्रास्फीति बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले डिमांड जनित देखिए, जब एक वस्तु की मांग बढ़ जाए और उसके खरीदार कई सारे हों, जब एक वस्तु की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ जाए और खरीदने वाले भी बहुत सारे हों, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम हो। क्या बताया मैंने? जब एक वस्तु की डिमांड बढ़ जाए यानी मांग बढ़ जाए, ठीक है, खरीदार अधिक हो, लेकिन उसकी आपूर्ति यानी उसकी सप्लाई बहुत कम, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में मांग जनित इन्फ्लेशन बढ़ती है। पहला कारण मांग जनित का पहला फैक्टर। ये जो स्थिति होगी ये आपकी डिमांड पुल कहलाएगी। अच्छा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे का मेन रीजन होता है जो मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है। मांग जनित होने के पीछे का एक मेन रीजन होता है, इसका एक फैक्टर होता है जब मार्केट में पैसा अधिक आ जाता है। पैसा अधिक आ जाए। सर जी मार्केट में पैसा अधिक कैसे आएगा? आप बताओ ये बात मुझे, इस मार्केट में पैसा अधिक आएगा कैसे? एग्जांपल मैं देता हूं आपको मांग जनित का। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूं। मान के चलो कि कोई कार है, ठीक है, लेट्स सपोज हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं। कौन सी कार? स्कॉर्पियो या डिफेंडर ले लो, जो आपको अच्छी लगे। स्कॉर्पियो लेते हैं जवाब। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे एक कार बनाई, जो है स्कॉर्पियो बनाएंगे मजबूत वाली। स्कॉर्पियो एन नहीं है क्योंकि स्कॉर्पियो एन पसंद नहीं है भाई को पुरानी वाली जो क्लासिक थी वही पसंद लगती है। ठीक है, तो भाई ये है अपनी स्कॉर्पियो। जो बात है मजबूत कुछ ज्यादा होगी, खाई पी करती है शायद। ठीक है, ये लो भाई, इसकी वाइंड स्क्रीन थोड़ी ज्यादा है, तो ये अपनी स्कॉर्पियो। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? अपनी जो स्कॉर्पियो है इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस या इसकी कीमत देख लीजिए, कीमत कितनी है? सर जी इसकी कीमत है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। इसकी यूनिट कितनी है बेचने के लिए? सिर्फ एक यूनिट है इसकी बेचने के लिए। यूनिट हमारे साथ सिर्फ एक यूनिट है, एक यूनिट बेचने वाली। ठीक है, अब माहौल क्या बनता है? इसके खरीदार कितने हैं? क्योंकि मैंने कहा वस्तु की डिमांड ज्यादा है, खरीदार अधिक है, लेकिन आपूर्ति कम है। आपूर्ति नहीं है, यूनिट सिर्फ एक है, सप्लाई सिर्फ एक है। खरीदार कितने? खरीदने वाले खरीदार कितने? भैया खरीदार है आपके पास 4। ये एक रंगा, एक बिल्ला, रंगा बिल्ला टोनी और सोनी। रंगा बिल्ला टोनी सोनी, ये 4 लोग खरीदने वाले। इसके जेब में जो है रंगा के पास जो कीमत है, रंगा के पास है 15 लाख रुपए। बिल्ला के पास कितने हैं? बिल्ला के पास है 18 लाख रुपए। टोनी के पास 20 लाख रुपए हैं और सोनी के पास 25 लाख रुपए। कार 4 ही लोगों को चाहिए। कार जो है 4 ही लोगों को चाहिए। रंगा को भी चाहिए, बिल्ला को भी चाहिए, टोनी को भी चाहिए, सोनी को भी चाहिए। ठीक है, कार 4 ही लोगों को चाहिए। बोलेरो लग रही है सर, नहीं है स्कॉर्पियो, ये मजाक नहीं चलेगा। बोलेरो नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इनमें से इस कार को कौन खरीद सकता है? इनमें से इस कार को खरीद कौन सकता है? बताओ जी। रुपए की वैल्यू कम करके, भाई रुपए की वैल्यू कम करके लोगों के पास पैसा अधिक नहीं आता। बात नहीं समझ रहे आप? देखो पहले मैं एग्जांपल को समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये बताऊंगा मार्केट में पैसा आया कैसे। अब पहले मेरी बात समझो कि ये जो स्कॉर्पियो है इसको खरीदेगा कौन? इन चारों को देखो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि रंगा के पास 15 है तो बिल्ला कहेगा भाई मैं 18 देने के लिए तैयार हूं, तो इसमें टोनी कहेगा मैं 20 देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनके सोनी कहेगा मैं 25 देने के लिए तैयार हूं। तो उस केस में ये जो कार है जिसकी कीमत मात्र 15 लाख रुपए है वो कितने में बिकेगी? सर वो बिकेगी 25 में, क्योंकि जिसके पास पैसे ज्यादा है वो इसको भुना लेगा मौके को। ठीक है, तो 25 में बिकेगी क्योंकि जिसके पास पैसे ज्यादा है। ठीक है, तो भाई ये है माहौल। अब इसने 25 लाख दिए हैं, यानी मार्केट के अंदर जो पैसा है वो बढ़ता चला गया। मार्केट के अंदर जो पैसा है वो बढ़ता चला गया। अब मार्केट के अंदर ये जो पैसा बढ़ा है आपका, ये आया कहां से? उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। ये बता दो ऑल, बेटा ऑल कैसे खरीदेंगे? यूनिट तो एक ही है, सप्लाई तो एक ही है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जो पैसा अधिक होता है इसके पीछे का रीजन बताता हूं। एक बात बताओ, क्या रंगा बिल्ला टोनी सोनी इनमें से किसी के नोट छापने की मशीन है क्या? बोले बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, तो इनमें से किसी के पास है क्या? वो नहीं है सर। तो मतलब पैसा जो है मार्केट में, जो मैंने आपको मनी लेवल्स बताए थे, मनी के आपको टाइप्स बताए थे कि मनी की सप्लाई कहां से मार्केट में होती है, उन सभी में से कहीं ना कहीं के पास गया है। सही बात है। करेंसी यानी जो मार्केट में है उसे होके मिली है, जो इनका सेविंग वगैरह है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सर पैसा आता है बैंकों के पास से। लोगों के पास जो पैसा आता है बैंकों के पास से। अच्छा, बैंक क्या घर में छापते हैं क्या नोट? नहीं सर, एक व्यक्ति है जी, इसके पास पैसा आता कहां से? ये व्यक्ति है जी, कोई भी व्यक्ति है, आप मान के चलिए आप ही हैं। ये बोल कौन रहा था? अभी बहुत देर से बोल रहा है, बहुत ज्यादा राजू। राजू बेटा सिलेबस आपका पूरा होगा, पुरानी क्लास आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो ये मान के चलिए एक अपना ही चीता है जो राजू है। राजू के पास जो वर्तमान में रुपए हैं वो 15 लाख है। तो क्या ये 15 लाख रुपए इसमें छापे थे घर पे? नहीं सर। देन सर इसके पास भी तो बैंक में से आए हैं। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो? बैंक में से कैसे नहीं भैया? मान चलो ये कहीं नौकरी करता है, तो नौकरी करने वाले ने उसके बैंक में डाले थे, या चलो उसने बैंक में डाले, उसने हाथ में कैश दिया, तो भैया वो हाथ में जो कैश दिया है, हाथ में जो कैश दिया है वो कैश भी तो कहीं बैंक में से निकाल लाया होगा, घर थोड़ी बनाओगे। सही बात है, बैंक में। अच्छा, बैंक वाले नोट थोड़ी बनाते हैं, मतलब भैया नोट वाले जो बैंक वाले हैं वो भी तो आरबीआई से लेते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी नोट संचालित होते हैं वो आरबीआई से आते हैं। तो आरबीआई है पापा सबका, सारे नोट आरबीआई के पास से आते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पैसे इनके पास आए हैं वो भी आरबीआई के पास से ही आए। तो जब मार्केट में पैसा अधिक होता है, मार्केट में पैसा अधिक कब होता है? जब बैंक मार्केट के अंदर पैसे को धकेलते हैं। बैंक कब धकेलते हैं? जब आरबीआई उनको धकेलवाता है। बैंक पैसे धकेलते किस रूप में? सर वो लोन की दर सस्ती कर देंगे, क्रेडिट कार्ड दे देंगे,
ठीक है, तो इस प्रकार के जालसाज काम होते हैं ना ये। अगर मान के चलो दो कंडीशन बता रहा हूं, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2, केस 1 के अंदर क्या हो रहा है, कलर थोड़ा ज्यादा हो गया ग्रीन कलर बोर्ड पे, ब्लैक कलर, केस 1 केस 2। अब केस 1 में क्या होता है, लेट्स सपोज कि अगर बैंक में इंटरेस्ट की रेट, बैंक में से लोन लेना है तो बैंक का जो रेट है आपका, बैंक का इंटरेस्ट रेट आईआर इंटरेस्ट रेट है वो 10% है केस 1 में, और एक बार जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो 5% है। तो आप ये लोन लेना पसंद करोगे, कब लेना पसंद करोगे लोन? सर जब रेट जो है वो 5% हो जाएगा तो हम लोन लेंगे, पक्की बात? जी हाँ, तो लोन कब लोगे? यानी कि बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। अच्छा, बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगा जब आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, क्योंकि बैंक थोड़ी खुद पैसा लेके आता है, बैंक को तो आरबीआई से मिलता है, आरबीआई को पैसा कब देता है कि देख भाई मुझे कमा के वापस देने पड़ेंगे, उधार दे रहा हूं, ठीक है? तो ये माहौल होता है मेरे भाई, जिस तरीके से ये सब चीज रन आउट करती हैं, जिस तरीके से सारी चीजें जो चलती हैं, समझ में आई बात? तो ये पूरी की पूरी कहानी है जिस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है? अभी मैं फिलहाल के लिए समझा देता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये होता है आपका मांग जनित सप्लाई। जब एक वस्तु की डिमांड अधिक होती है, खरीदार अधिक होते हैं, आपूर्ति कम होती है, जब मार्केट में पैसा अधिक होता है तो हर एक व्यक्ति के पास पैसा अधिक है, हर एक व्यक्ति के पास पैसा अधिक है तो खरीदने के लिए तैयार है, हर एक व्यक्ति के पास पैसा अधिक है वो खरीदने के लिए तैयार है, इसलिए महंगाई बढ़ गई, ठीक है? दूसरा कंडीशन समझिए, दूसरा कंडीशन समझिए, फैक्टर कॉस्ट पुल। अब इसमें महंगाई जो बढ़ती है जब वस्तु के उत्पादन, वस्तु की उत्पादन में लगने वाले रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ती चली जाए, रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की कीमत बढ़ जाए, की कीमत बढ़ जाए, बढ़े तो भाई वो लागत प्रेरित कहलाती है, ठीक है? आरबीआई रेट कम क्यों करती है बताइए बेटा, वही बताएंगे, इस लागत बताइए, रुक जाओ। तो मैंने बताया when the price of raw material of a product is increased, then the price of actual material will be increased, and this is called factor cost pull। होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि ये है आपकी क्या टोमेटो सॉस, ठीक है? लेट्स सपोज ये है आपकी टोमेटो सॉस, ठीक है? टोमेटो सॉस है भाई, ठीक है जी। टोमेटो सॉस का जो रेट है वो कितना वर्तमान में 100 पर केजी, 100 पर केजी है जी, सॉरी 120 है भाई, ठीक है? अपने जो नैन साहब ने बताया है कि सर 120 है रेट, ठीक है भाई 120 पर केजी हो गया, क्लियर? अब माहौल क्या है जी, माहौल ये है जब इस टोमेटो सॉस को हम बनाते हैं, जब इस टमाटर सॉस को हम बनाते हैं तो टमाटर सॉस को बनाने में क्या लगता है? सर टमाटर लगते हैं, क्लियर जी हाँ। अब उस टमाटर की जो इनिशियल कीमत है वो 40 रुपए किलो है, वो 40 पर केजी है, 20 है, ठीक है? 20 पर केजी है, तो 20 पर केजी के अकॉर्डिंग यहां से क्या बनता है, यहां से टमाटर सॉस जो निकाली जाती है। लेकिन अगर कल को इसी टमाटर की जो कीमत है, अगर कल को इसी टमाटर की जो कीमत है वो 60 रुपए पर केजी हो जाए, तो यहां पर जो टमाटर सॉस है भाई आपकी, जो टमाटर से बनी हुई है, तो इसकी कीमत भाई 3 गुना होगी, 20 या 60, तो इसकी कीमत में कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, तो इसकी कीमत हो सकता है आगे चल के ये 200 रुपए पर केजी हो जाए, ठीक है? एक मोटा मोटा आइडिया है, क्यों बढ़ी ये कीमत? क्योंकि सर जिससे ये चीज बनी हुई थी उसकी कीमत बढ़ गई, ठीक है? तो इस वजह से भाई ये होती है फैक्टर कॉस्ट, महंगाई इसलिए बढ़ती है। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना है कि सर मार्केट के अंदर कभी-कभी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जैसे ठीक है, लेट्स सपोज एक बात बताता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जब मार्केट में सब्जियों की कीमत बढ़ती है, सब्जियों की कीमत बढ़ती है तब वह किसका प्रभाव होता है? सामान्यतः किसका प्रभाव होता है? सामान्यतः किसका प्रभाव होता है? प्रभाव। तो अब यहां आपको मुझे बताना है सर, ये जो है डिमांड पुल है, यानी सर ये मांग प्रेरित है, लागत प्रेरित है, लागत प्रेरित यानी कॉस्ट पुल है, डिफ्लेशन है या स्टैगफ्लेशन है? बताओ, सीधी बात है, मैंने आपसे पूछा, आंसर देने की कोशिश करिए। सर पैदावार कम हुई है, अच्छा बेटा मुझे ये मत बताओ उसका कारण क्या था, मैंने जो ऑप्शन दिए इसमें से आंसर बताओ फटाफट से। अगर कल को मार्केट के अंतर्गत किसी सब्जी की कीमत बढ़ जाए, जैसे प्याज की कीमत बढ़ती रहती है, जैसे टमाटर की कीमत बढ़ती रहती है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं, बढ़ती रहती है कीमत कभी ना कभी, तो इसके पीछे क्या प्रभाव है बताओ, खुद सोचो बताओ। जब तक आप इसका आंसर नहीं बताओगे तब तक आपको माहौल जानने में फायदा नहीं है। क्लियर क्लियर नहीं हुआ है बेटा, जितना भी पूछा बताइए, हिंदी में लिखो। अरे भाई पहली बात तो ये है ही नहीं यार, ये तो खाली ऑप्शन में डाल दिया क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें, ये तो पढ़ाया नहीं है, इसी में से तो पूछूंगा। बड़े डिमांड होता है हमेशा, होता है सब्जियों की कीमत कब बढ़ती है? जब सब्जियों की सप्लाई कम होती है, सब्जियों की कीमत कब बढ़ती है? जब इनकी सप्लाई कम होती है, और जब सप्लाई जो है कम होती है, सप्लाई कम हुई और सप्लाई कम किस चीज को इंगित करती है? सप्लाई कम से सप्लाई कम जो होती है किसी को इंगित करती है, सब डिमांड को इंगित करती है। कहां दिमाग लगा रहे हो? अब ये कॉस्ट क्या कह रहा है? टमाटर किससे बना हुआ है? टमाटर में आलू गिरते हैं क्या? आलू डिमांड है, इशू ने कॉस्ट की काफी सही आंसर कर बेटा, सुन मान जा सुन, अभी कह रहा हूं, ठीक है? आगे बढ़ो, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में हम बात करते हैं, मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में बात करते हैं। मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार है, बाकी किसी के नहीं, ठीक है? चलिए, मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। तो देखो मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो पहला प्रकार होता है रेंगता या मंद स्थिति, रेंगती या मंद स्थिति, रेंगती या मंद स्थिति, ठीक है? चलिए, रेंगती या मंद स्थिति, रेंगती या मंद स्थिति। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो इन्फ्लेशन होती है इसका एक रेट होता है, इन्फ्लेशन जो होती है इसका एक रेट होता है, वो कैसे निकाला जाता है कि पिछली साल किसी वस्तु की कीमत कितनी थी और इस बार उस वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी है, ठीक है? इसके लिए एक बेस ईयर रखा जाता है जिस आधार पर हम उस वस्तु की कीमत को ज्ञात करते हैं। इसमें तकरीबन कई बार 2 साल करके मैनुअली रखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं दिसंबर 2023 में जो इन्फ्लेशन रेट था, वो कितना था? 5.69%। इन्फ्लेशन रेट होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है? चलो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी ये जो महंगाई है, महंगाई कितनी है, महंगाई का रेट क्या है, इतना है। आरबीआई क्या कहता है? समझदार बनिए। आरबीआई के अकॉर्डिंग नॉर्मल कितना होना चाहिए? आरबीआई के अनुसार नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल 2 से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 6 होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट में मंदी छा जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाएगा 6 से, तो ऐसी स्थिति में देश के लिए आर्थिक संकट बन सकता है, ठीक है? तो ये होगा आरबीआई के अनुसार नॉर्मल रेट। और हमारा रेट कितना था महंगाई दिसंबर 2023 में? सर रेट था 5.69, ठीक है? तो ये थोड़ी सी चीज आपको क्यों बताई मैंने, इसमें क्या होता है बेस ईयर रखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी है, तो चीजें कहलाती हैं, ठीक है? ये डेटा किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है, ये डेटा आरबीआई के पास रहता है, ठीक है? तो रेंगती या मंद स्थिति के बारे में बात करता हूं। आखिर रेंगती या मंद स्थिति क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई क्या अपना क्रीपिंग, या तो क्रीपिंग बोल लीजिए आप या मॉडरेट बोल लीजिए, क्रीपिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन, क्रीपिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन। यानी एक ऐसी स्थिति है, यानी ये एक ऐसी स्थिति है जब इन्फ्लेशन का रेट 3% प्रति वर्ष हो, जब इन्फ्लेशन का रेट, इन्फ्लेशन रेट 3% बढ़े प्रति वर्ष, पर ईयर बढ़े, 3% पर ईयर अगर महंगाई बढ़ रही है तो सर ये क्रीपिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन है।
क्या एक देश के लिए अच्छी होती है? नहीं सर, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, 3% रेट बहुत कम है, देश की अर्थव्यवस्था को ग्रो होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, देश की अर्थव्यवस्था इससे ग्रो नहीं हो पाएगी। इसके बाद है वॉकिंग और रनिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग और ट्रोलिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग और ट्रोलिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई जो मुद्रास्फीति होती है उसके बारे में समझिए, इसको बोलते हैं वॉकिंग या ट्रोलिंग, वॉकिंग या ट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ट्रोलिंग का मतलब चलना ही होता है पुत्र, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेट होता है ट्रोलिंग के अंदर 3% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, 3% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, ठीक है, याद रखना 3% से लेकर 6% के बीच में होता है, 3% जब इन्फ्लेशन रेट 3% से लेकर 6% के बीच में होता है, ठीक है, तो वो आपकी चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर? वो आपकी चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाएगी। इसके बाद आपकी होती है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन। इसके अंतर्गत जो मुद्रास्फीति है वो 10 से 20% हो जाती है, रनिंग इन्फ्लेशन। एक देश के लिए चलती हुई मुद्रास्फीति अच्छी होती है, बेहतर होती है। अब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। अब इसके अंदर जो रेट होता है इन्फ्लेशन का वो तय किया जाता है जब रेट जो है इन्फ्लेशन का तो 10 से लेकर 20% के बीच में हो, तो वो आपकी क्या होती है सर? वो रनिंग इन्फ्लेशन कहलाती है। वो क्या कहलाती है सर? आपकी रनिंग इन्फ्लेशन वो कहलाती है, याद रखना। इसके बाद आपकी कूदती हुई मुद्रास्फीति होती है, कूदती हुई मुद्रास्फीति होती है, याद रखना, कूदती हुई मुद्रास्फीति जब रेट 20% के आसपास पहुंच जाए, कूदती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति जब रेट 20% के आसपास पहुंच जाए, जब जो रेट है हमारा वो लगभग 20% के आसपास पहुंच जाए, ठीक है, 20% के आसपास बढ़ रहा है, महंगाई 20% के आसपास बढ़ रही है, तो ये कूदती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है, कूदती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। सप्लाई होती है, सप्लाई वो बहुत कम हो जाती है, सप्लाई जो है वो बहुत कम हो जाती है, याद रखना, सप्लाई क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, सप्लाई लगभग खत्म हो जाती है। इसके अंदर कूदती मुद्रास्फीति के अंदर जो सप्लाई होती है यानी आपूर्ति बहुत कम हो जाती है, आपूर्ति बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। और जब रेट जो है महंगाई का 20% के आसपास पहुंच जाता है तो वो कूदती हुई मुद्रास्फीति आपकी कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैलोपिंग, गैलोपिंग या जंपिंग, गैलोपिंग या जंपिंग बोलेंगे, गैलोपिंग या जंपिंग, तो गैलोपिंग बोलेंगे या जंपिंग बोलेंगे। इसके बाद एक और मुद्रास्फीति आई थी, मेजरली तो यही मुद्रास्फीति बताई जाती थी, कोई भी कंट्री इस पर जाकर क्रैश हो जाता है। गैलोपिंग या जंपिंग मुद्रास्फीति अगर कहीं पर पहुंच जाती है तो कोई भी कंट्री जो है वो बेकार हो जाता है, मतलब कंट्री के अंदर आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे भी देश हमें देखने को मिले, कुछ ऐसे भी देश हमें देखने को मिले जिन्होंने इस कंडीशन को भी पार कर डाला, जिन्होंने महंगाई के स्तर के अंदर इस कंट्री मतलब इस लेवल को भी पार कर डाला। शुरुआत में यही लेवल थी, लेकिन बाद में आपकी अति स्फीति नाम से भी एक बनती है, अति स्फीति जिसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, अति स्फीति हाइपर इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो वृद्धि होती है वो 3 अंक वृद्धि हो जाती है, 3 अंक वृद्धि हो जाती है, इसको बोलते हैं अति स्फीति हाइपर इन्फ्लेशन, अति स्फीति 3 अंक वृद्धि हो जाती है इसमें। इसमें जो महंगाई है इन्फ्लेशन रेट है वो 3 अंक में पहुंच जाता है, इन्फ्लेशन रेट 3 अंक में पहुंच जाता है, 3 डिजिट्स में। 3 डिजिट्स का मतलब क्या? गुणा होने लगती है, फिर किसी भी वस्तु में गुणा होने लगती है। अगर किसी वस्तु की जो कीमत है वो डबल हो जाए 1 साल के अंदर, जैसे ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर है, ये पिछले साल में कितने का लेके आया? सपोज ये 600 रुपए का लेके आया और अगले साल जब इस मार्कर को लेने जाओ यही 1200 हो जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन में बढ़े। 3 अंक की वृद्धि तब होगी जब कीमत डबल या उससे ज्यादा हो। 3 अंक की वृद्धि किसको कहते हैं? 3 डिजिट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, 3 डिजिट इंक्रीज बोलते हैं 100% बढ़ जाना। अगर ये कीमत डबल हो जाए, जैसे श्रीलंका में हो गई है, श्रीलंका के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आया था, ठीक है, इस अति स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन आया था। इसके अंदर 3 अंक की वृद्धि होती है, यानी वस्तु की कीमत डबल हो जाती है, डबल, वस्तु की कीमत डबल आपकी हो जाती है। अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोग होते हैं, लोगों का पेपर करेंसी से भरोसा उठ जाता है, लोगों का पेपर करेंसी से भरोसा उठ जाता है, लोगों का पेपर करेंसी से भरोसा उठ जाता है। वेनेजुएला में ऐसा हुआ एक बार, लोगों का पेपर करेंसी से भरोसा उठ जाता है, करेंसी से भरोसा उठ जाता है, उठ जाता है, पेपर करेंसी से लोगों का भरोसा उठ जाता है, माहौल टाइट भरोसा उठ जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा गया था कि अति स्फीति की जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी? भाई ये फ्लिप कॉगन के द्वारा दी गई थी, फ्लिप कॉगन किसके द्वारा दी गई थी? दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय फ्लिप कॉगन, फ्लिप कॉगन, फ्लिप कॉगन, फ्लिप कॉगन के द्वारा हाइपर इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन है वो दी गई थी। आई गेस कि आप इस चीज को याद रख पाएंगे, ठीक है मित्रों, याद रखना, आगे बढ़ेंगे, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर पॉइंट तो ये है कि मुद्रास्फीति माप कैसे करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द मुद्रास्फीति, हम जो मनी इन्फ्लेशन है इसको किस प्रकार से मापते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को मापने के प्रकार, मुद्रास्फीति को मापने के प्रकार, मापने के प्रकार, अब मुद्रास्फीति को आखिरकार मापते कैसे? देखो इसको मापने के हैं 2 तरीके, ठीक है, मुद्रास्फीति को मापने के हैं 2 तरीके। पहला तरीका है थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, डब्ल्यूपीआई बोलते हैं उसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। और अगला होता है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई बोलते हैं। एक होता है डब्ल्यूपीआई और एक सीपीआई, एक डब्ल्यूपीआई होता है और एक सीपीआई होता है। इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है भाई। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है आपका उपभोक्ता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है आपका, और ये होता है आपका, सॉरी भाई गलत लिख दिया, एक एक करके जाएगा। होलसेल जो प्राइस इंडेक्स होता है आपका, कौन सा? होलसेल जो प्राइस इंडेक्स होता है आपका, इसको आप लिख सकते हैं क्या? विक्रेता मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक। क्लियर? तो 2 तरीके से होता है, आगे से 2 तरीके से होता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? जब वस्तु की कीमत बढ़ने से, जब वस्तु की कीमत बढ़ने से, वस्तु की कीमत बढ़ने से इन्फ्लेशन की माप की जाती है, तो उस आधार पर हम विक्रेता मूल्य सूचकांक निकालते हैं, यानी डब्ल्यूपीआई निकालते हैं। और सीपीआई के अंदर क्या होता है? जिसका इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया गया हो, उनकी कीमत बढ़ने पर चीजों को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। देखो मैं दोनों ही चीजें बताता हूं आपको, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों चीजें क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है? जब निर्माताओं के द्वारा, जब निर्माताओं के द्वारा वस्तु की कीमत, वस्तु की वास्तविक कीमत, कीमत में वृद्धि होती है, वास्तविक कीमत में वृद्धि को मापते हैं, वृद्धि को मापते हैं, मापते हैं। ये उनके द्वारा मापी जाती है जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इनको बनाया है, वस्तु को बनाया, यानी जो विक्रेता है, जो बेचने वाले हैं, तो वो डब्ल्यूपीआई के अकॉर्डिंग निकालते हैं। लेकिन डब्ल्यूपीआई की लिमिटेशन है, ठीक है, इसकी सीमाएं हैं, सीमाएं क्या है? बट सीमाएं इसकी है कि यह केवल वस्तुओं पर लागू करता है, ओनली फॉर वस्तु, ओनली फॉर वस्तु। और जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, इसका आधार क्या है? बेसिक आधार क्या है? तो इसका जो बेसिक आधार है वो वस्तु और सेवा है, वस्तु और सेवा। तो अगर हम वस्तु और सेवा के बारे में बात करें तो सेवा तो इसके पास होती नहीं, जिस कारण से ये लंबे समय तक टिक नहीं पाया, डब्ल्यूपीआई लंबे समय तक नहीं टिक पाया, ठीक है, इस वजह से दिक्कत हुई। इसके बाद आपको देखने को मिलता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जब
उपभोक्ताओं के द्वारा, जब जिन लोगों के द्वारा वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, जिन लोगों द्वारा वस्तु का इस्तेमाल होता है, वस्तु का इस्तेमाल होता है उनके आधार पर, कीमत का आकलन करें, कीमत का आकलन करें। तो वो चीजें कहलाती है मेरे भाई, तो वो चीज सीपीआई में कहलाती है। इसके अंतर्गत दोनों ही चीजें शामिल होती हैं, मतलब तो इसके अंदर आपकी गुड्स भी शामिल होते हैं, गुड्स भी शामिल होते हैं यानी वस्तु भी शामिल होती है, और इसके अंदर सेवा भी शामिल होती है, सेवा भी यानी सर्विस भी शामिल होती है। दोनों ही चीजें इसमें शामिल होती है, इसलिए सीपीआई ज्यादा बेटर है। आरबीआई किसको यूज करता है? आरबीआई ने स्टार्टिंग की थी डब्ल्यूपीआई को यूज करने से। आरबीआई पहले डब्ल्यूपीआई को यूज करता था, लेकिन डब्ल्यूपीआई के डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन था, मतलब बहुत ज्यादा चीजें खराब थी डब्ल्यूपीआई के डेटा, जिस कारण से 2014 के अंदर सीपीआई 2014 के अंदर आरबीआई द्वारा सीपीआई मेथड को अपनाया गया। कौन से मेथड को? सीपीआई मेथड को अपनाया गया, सीपीआई मेथड को अपनाया गया, सीपीआई मेथड को अपनाया गया। ठीक है, चलो सीपीआई इज बेटर, दैट्स व्हाई। चलिए सर लाइट, अरे भाई लाइट जा रही है क्या करूं मैं अपने घर वाले स्टूडियो में? नहीं ना, अगर घर वाले स्टूडियो में होता तो अब तक तो मैं बाहर ट्रांसफार्मर खा लेता। चलो ठीक है, लाइट ट्रांसफार्मर 2.5 है, ठीक है ऐसे कर देता। क्लियर, आता समझ में? आगे पहले डब्ल्यूपीआई यूज करता था लेकिन अब नहीं करता, क्लियर जी सर। इसके अलावा काफी सारे फैक्टर होते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र की सीपीआई होती है, इसके कई सारे फैक्टर और भी होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र सीपीआई होती है, वो भी लिख लो, कल को अगर वो आ गया तो ये कम नहीं कहोगे। पहली होती है ग्रामीण क्षेत्र सीपीआई, जो गांव के लोगों के आधार पर हम नापते हैं। औद्योगिक क्षेत्र सीपीआई होती है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल लोगों के आधार पर नापते हैं, औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र सीपीआई होती है, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके आधार पर हम चीजों को नापते हैं। इसके बाद शहरी होते हैं, बहुत सारे लोग शहरी हो गए, या कृषि वाले हो गए, कृषि क्षेत्र सीपीआई होती है, कृषि में लगे हुए लोग हैं, कृषि क्षेत्र सीपीआई होती है, या शहरी क्षेत्र सीपीआई होती है, शहरी क्षेत्र सीपीआई होती है। इन सभी की सीपीआई नापी जा सकती है। ठीक है चलिए, हाँ सर, क्योंकि आपकी क्लास में रिसर्च होती है, बिल्कुल मैंने बताया था पहले, मेरी क्लास में रिसर्च होती है, उसकी वजह रीजन शायद आपको नहीं पता है। ठीक है, रीजन होता है कि बच्चे इसमें आते हैं मेजरली अच्छे। ठीक है, तो अगर बैच कई बार करता है तो इस क्लास में कर देता है, इसलिए ठीक है, क्वालिटी चेक करी जाती है। आगे बढ़े भाई, तो आप अभी तक समझ चुके होंगे क्या मुद्रास्फीति को मापने के क्या क्या तरीके होते हैं, समझ गए? इसके बाद अगर हम बात करें, आपको देखने को मिलता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन फिर आपको देखने को मिलता है, डिफ्लेशन आपको देखने को मिलता है, वो लिख लीजिए, डिफ्लेशन आपको देखने को मिलता है, डिफ्लेशन आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं मंदी, डिफ्लेशन बोलते हैं मंदी। अब डिफ्लेशन यानी मंदी के बारे में बात करें, डिफ्लेशन यानी मंदी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे निकालेंगे? पहली बात तो मंदी के साथ साथ आप सफीती भी लिख लेना, आप सफीती भी लिख लेना, जो असली शब्द है इसलिए आप सफीती भी लिख लेना, आप सफीती। ठीक है, आप सफीती या मंदी इसको कहते हैं जब मार्केट के अंतर्गत डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई इन्फेक्टेड हो जाती है। मतलब मैं बताता हूं, जब मार्केट में डिमांड कम हो जाए यानी मांग तो हो जाए कम, कि नहीं चाहिए, सप्लाई रहे कांस्टेंट, स्थिर, आपूर्ति स्थिर रहे, जितनी पहले थी अभी भी इतनी ही है। ठीक है, और लोगों के पास पैसे की कमी के कारण ये होता है, लोगों के पास धन की कमी के कारण ये होता है, ये होता है। लोगों के पास जब धन की कमी हो जाती है ना, तो उस कारण मेरे भाई ये होता है, क्योंकि लोगों के पास धन ही नहीं होगा तो खर्च ना करेंगे, और अगर खर्च नहीं करेंगे तो मंदी आ जाएगी। समझ में आई बात जी? अब इससे क्या होता है, जो प्राइस होते हैं इससे धीरे-धीरे, क्योंकि सप्लाई पूरी हो चुकी है, डिमांड कम होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो प्राइस है, ऐसी स्थिति में तब वस्तु की कीमत गिरती चली जाती है, वस्तु की कीमत गिरती चली जाती है, क्योंकि डिमांड गिरी जा रही है, बार-बार डिमांड गिरी जा रही है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। समझ में? तो ये होती है भाई आपकी डिफ्लेशन यानी मंदी, ठीक है? चलिए क्लियर जी? हाँ, कोई समस्या नहीं सर? यहां तक मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर होंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब किसी देश के अंतर्गत आर्थिक तंत्र फेल हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिसेशन। जब किसी देश के अंतर्गत आर्थिक तंत्र फेल हो जाता है उस चीज को हम रिसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस चीज को हम रिसेशन बोलते हैं। क्या होता है रिसेशन? रिसेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर लगातार कीमत गिरती चली जाएगी तो देश की जो विकास दर है वो कम हो जाएगी। जब वस्तु की कीमत गिरती चली जाएगी, वस्तु की कीमत गिरेगी, जब वस्तु की कीमत गिरेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, जब लोगों के पास धन की कमी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत गिरेगी, और जब वस्तु की कीमत गिरेगी तब देश की विकास दर प्रभावित होगी, देश की विकास दर प्रभावित होगी यानी कम हो जाएगी। और अगर देश की विकास दर 2 तिमाही तक, कितनी? 2 तिमाही तक, मतलब लगभग 6 महीने तक, 2 तिमाही को बोलते हैं 2 क्वार्टर। एक साल है ये जी, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 3 महीने, 3 चौक 12 महीने पूरे, 2 तिमाही तक इसकी बात की है हमने। जब देश की विकास दर 2 तिमाही तक लगातार गिरे तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर? यह कंडीशन, यह अवस्था रिसेशन है, यह अवस्था रिसेशन है, मंदी यानी रिसेशन कहलाएगी, यह अवस्था मंदी यानी रिसेशन कहलाएगी, रिसेशन। बहुत सुना होगा नहीं शब्द रिसेशन क्या होता है? रिसेशन होता है। अच्छा, रिसेशन की स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहेगी तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाएगी? अवसाद कहलाएगी। अगर रिसेशन की स्थिति भी आपकी लगातार 2 सालों तक बनी रही तो ये आपकी क्या कहलाती है? डिप्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डिप्रेशन कहलाती है यानी अवसाद कहलाती है। जब मंदी की स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो ये स्थिति कहलाती है आपकी अवसाद यानी डिप्रेशन, ये डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं जो आप सोच रहे हो। ये डिप्रेशन जो है ये देशों के लिए होता है, जिससे पूरा देश डिप्रेशन में चला जाता है। रिसेशन बहुत लंबे समय तक चलता है, वो चीज अवसाद यानी डिप्रेशन है। समझ में आई बात? इंडिया की जो रेट है ना, कई बार इंडिया की जो रेट होती है वो 2 तिमाही तक गिर जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, कई बार इंडिया की जो रेट है वो 2 तिमाही तक गिर जाती है, लेकिन सरकार एक्सेप्ट नहीं करती। और क्योंकि सरकार एक्सेप्ट नहीं करती तो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि हम अंडर जो है रिसेशन है। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, हर एक देश की जो रिसेशन है वो आता रहता है, लेकिन पता भी नहीं लगता, हम निकल भी जाते हैं उससे, क्योंकि इकोनॉमी का साइज जब बढ़ जाता है तो छोटे-मोटे विकास दर का होने से फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, ये है भाई बड़ी इकोनॉमी होने का फायदा। इसके बाद हम बात करते हैं रीइन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए
री इन्फ्लेशन, संस्फीति, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, संस्फीति की हम बात करते हैं। क्लियर जी हाँ, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई नॉर्मल पेज लेना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि वो पेज खत्म हो गया है। देख लीजिए संस्फीति, संस्फीति, री इन्फ्लेशन, री इन्फ्लेशन, जब महंगाई एक नियत दर से बढ़ती है, जब महंगाई एक नियत दर से बढ़े, नियत दर से बढ़े, जब एक रेगुलर रेट से बढ़ती है, नियत दर यानी रेगुलर रेट, एक रेगुलर रेट से बढ़े, जब जो महंगाई होती है रेगुलर रेट से बढ़ती है, मतलब पर साल उसने पता है कि कितने समय में बढ़ना है, पर साल उसको पता है, एक रेगुलर रेट से बढ़ रही है, कंटिन्यूस बढ़ रही है, नियमित बढ़ रही है, एक नियत दर से बढ़े और नियमित बढ़े, रेगुलर बढ़े, नियमित बढ़े, रेगुलर बढ़े, तो ये स्थिति संस्कृति कहलाती है। एक देश के लिए होना अच्छी बात है, एक देश के लिए एक अच्छी बात होती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, गतिहीन स्थिति बोलते हैं इसको, गतिहीन स्थिति, महंगाई बढ़ती है लेकिन देश को फायदा नहीं मिलता। इसमें क्या होती है, एक ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी और महंगाई दोनों ही अपने उच्चतम स्तर पर हो, एक ऐसी स्थिति जब महंगाई, एक ऐसी स्थिति जब महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई एंड बेरोजगारी, बेरोजगारी अधिकतम स्तर पर हो, अधिकतम स्तर पर हो, अधिकतम स्तर पर, तो ये चीज क्या कहलाती है भाई सर जी, ये चीज कहलाती है स्टैगफ्लेशन। महंगाई यानी आपकी क्या, इन्फ्लेशन, और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। और जब ये दोनों टॉप पर होते हैं ना, तब माहौल थोड़ा खराब हो जाता है, जब ये दोनों टॉप पर होते हैं ना, तब माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। अब कल की क्लास में देखो, ये चीज तो मैंने आपको बता दी, कल की क्लास में आपके दो पॉइंट बचते हैं, व्हाट आर दोस इंपोर्टेंट फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, वे इंपोर्टेंट तथ्य कौन से हैं जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को प्रभावित करते हैं, या फिर अगर देश में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो जाए तो उसको कैसे रोकेंगे। कल को अगर मान के चलो आप सीजीएल का एग्जाम निकालते हैं और आपको ऑडिटर की पोस्ट या टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है, या आप कैग के अंदर जाते हैं, तो आपका जो कैग का अधिकारी है, ठीक है, जो आपका कैग का एसपी है, वो आपसे पूछता है कि भाई ऐसा है कि हमारे एरिया में धीरे धीरे क्या इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो तुम्हारे इसके ऊपर क्या विचार है, तो हम बात थोड़ी खाओगे बताना पड़ेगा ना कुछ, तो वो क्या बताओगे आप, वो मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। तो कैग हालांकि कुछ करती नहीं है, कैग का काम सिर्फ ये होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वो सिर्फ खर्चे देखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने सुना है, ठीक है, मैं कभी कैग में वर्किंग में नहीं रहा, ठीक है, और मेरा कोई दिली इच्छा भी नहीं है कैग में वर्क करने की, लेकिन एक अच्छी प्रोफाइल है, तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ खर्चे देखने होते हैं, सरकार के खर्चे कैसे हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो सीनियर होते हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसमें और कितनी क्लास होगी भाई, इकोनॉमिक्स की अब ज्यादा क्लास नहीं बचती है, लगभग 10 क्लास और होंगी इकोनॉमिक्स की। सर मेरा थोड़ा कम छूटा है, तो सर ये बैच कब तक रहेगा? बेटा जब आपने खरीदा था उस दिन से लेकर 1 साल तक रहेगा, मुझे नहीं पता आपने कब खरीदा था, लेकिन जिस दिन भी खरीदा था उससे लेकर 1 साल तक। यही नहीं, अभी और सुनिए क्या बात सुनना, मैं कल करूंगा, ठीक है। हाँ बेटा मैं ही करूंगा, 10 क्लास और होगी इसमें, ठीक है। ये इमोजी कैसे यूज कर रहा है आज कमेंट में आ गई है इमोजी, अच्छा मैंने कुछ बच्चे, ठीक है भाई, मिल रहा हूँ, ठीक है, चलिए स्लाइड पीछे कर दीजिए, लो भाई, ठीक है। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे, तब तक टाटा बाय बाय, धन्यवाद, ठीक है, बाय।